हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण अध्याय, खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन अर्थात वो संसाधन जिनसे हमें खाने पीने की चीजें उपलब्ध होती हैं, अर्थात खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। आप सोचेंगे खाद्य सामग्री की क्या आवश्यकता है, खाने पीने की चीजों की क्या आवश्यकता है। देखिए, हमें ही नहीं, इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, यदि उनको अपना जीवन चक्र पूरा करना है तो उन्हें भोजन की आवश्यकता है। केवल जीवन चक्र पूरा करने के लिए ही नहीं, अपितु अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को पूरा करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम अपने भोजन के लिए या तो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे किया जा सकता है। अब बात यहां पर यह आती है कि खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता क्या हो गई। देखिए, प्राचीन समय में जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, तो वहां पर थोड़ा सा जो खाद्य उत्पादन है उसको करके, अर्थात भोजन की पैदावार करके आवश्यकता को पूरा किया जा सकता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि आज के दिन ही नहीं, यह जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब हमारे सामने खाद्य पदार्थों की जो कमी है वह आने लगी है। सभी मनुष्यों को और जीवों को जितना भोजन चाहिए उपलब्ध नहीं होता है। इसको ही हम बोलते हैं खाद्य पदार्थों की कमी, अर्थात जिस जीव को जितना भोजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से जितना हमें उत्पादन करना चाहिए उतना उत्पादन हम बिना सुधार किए प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हम जितना भोजन हमें चाहिए उतना भोजन पैदा करने में असमर्थ हैं। इसलिए हमें जनसंख्या को जितने भोजन की आवश्यकता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए लगातार खाद्य संसाधनों में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है तो खाद्य पदार्थों की भी जो मांग है वह बढ़ती चली जा रही है। अब खाद्य पदार्थों की मांग को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो खाद्य पदार्थों की प्रतिपूर्ति है वह पेड़ पौधों से या जीवों से होती है। एक तरफ पेड़ पौधे घट रहे हैं तो दूसरी तरफ जीव जंतु घट रहे हैं, तो फिर खाद्य पदार्थों की पूर्ति कैसे होगी। इसीलिए इस अध्याय को पढ़ने की आवश्यकता है। अर्थात इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा कर सकते हैं, अर्थात खाद्य संसाधनों में सुधार कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे फसल क्या होती है, फसल में हम कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और फसल के जो विभिन्न किस्में हैं उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा हम केवल यहाँ पर पेड़ पौधों अर्थात फसल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस अध्याय में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनसे हमें भोजन मिलता है उन्हें हम कैसे बढ़ाएं, अर्थात उनसे हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लें। जैसे पशुपालन है जिसमें हम पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनसे हमें उत्पादन मिलता है, तो हम इनका उत्पादन कैसे बढ़ाएं, एक बात ये हो गई। दूसरा, हम मुर्गी है जिसको मीट के लिए अंडों के लिए पाला जाता है, या फिर
दूसरे जैसे मधुमक्खी है जिसको शहद के लिए पालते हैं, मछलियां हैं जिसको मीट के लिए पाला जाता है। तो इनकी किस्मों में कैसे सुधार करें ताकि इनसे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके, यही सब कुछ है इस अध्याय के अंदर, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि भोजन हमें कहां-कहां से प्राप्त होता है। देखिए, भोजन हमें दो मुख्य स्रोत हैं, उनसे प्राप्त होता है। भोजन के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जैसा कि आपको बताया, पहला वनस्पति जगत, अर्थात पेड़ पौधे, उनसे हमें प्राप्त होता है। दूसरा प्राणी जगत, अर्थात जीव जंतु, जीव जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में हमें पढ़ेंगे कि वनस्पति जगत से जो हमें भोजन प्राप्त होता है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। दूसरा, प्राणी जगत से हमें जो भोजन मिलता है उसे हम कैसे सुधारें कि हमें उनसे आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से भोजन उपलब्ध होता रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में भी अगर हम देखें कि हम सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करते हैं, तो हम निर्भर करते हैं फसल के ऊपर। फसल, तो आइए जानते हैं कि फसल क्या होती है। देखिए, एक समय में एक जैसे पौधे एक स्थान पर उगाना फसल कहलाता है। फसल किसको कहते हैं? फसल होती है कि एक जैसे पौधे एक ही समय में एक ही जगह, अर्थात किसी हम खेत में चले जाएं, वहां पर एक जैसे पौधे, जैसे गेहूं के पौधे, सरसों के पौधे, चावल के पौधे, एक जैसे पौधे एक ही समय में, अर्थात एक साथ ही एक ही जगह उगा रहे हैं हम उनको, और एक ही जैसे पौधे हैं एक ही स्थान पर उगा रहे हैं, उसको हम कहते हैं फसल। फसल के अगर हम उदाहरण देखते हैं तो बहुत सारी फसल के उदाहरण हो सकते हैं। गेहूं की फसल, चावल की फसल, जौ की फसल, उड़द की फसल, बहुत सारे फसल। अर्थात सीधा सा अर्थ है कि अगर हम एक साथ बहुत सारे पौधों को एक स्थान पर उगा दें और उनसे उत्पादन प्राप्त करें तो वह कहलाता है फसल। इसके बाद हम बात करेंगे कि फसल कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं कि अब फसल के प्रकार कौन कौन से हैं। फसल के प्रकार मौसम के अनुसार प्रमुख रूप से दो हैं। नंबर एक, रबी की फसल, रबी फसलें, और दूसरे प्रकार का हमारे पास नाम है खरीफ फसलें। रबी फसलें और खरीफ फसलें। देखिए, रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। रबी की फसल वे फसल होती हैं जिन्हें हम अक्टूबर नवंबर, कब उगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं, अर्थात जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तब उगाते हैं। और उनको कब काटा जाता है? उनको काटा जाता है मार्च या अप्रैल के अंदर। उन फसलों को हम कहते हैं रबी की फसल, अर्थात ये फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाने वाली है। सर्दी अर्थात कम तापमान, इसमें जितनी भी फसलें हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, वो सब कम तापमान और पानी की अधिकता वाली फसलें ही होंगी। जैसे गेहूं, उदाहरण के रूप में अगर हम यहां पर देखते हैं तो गेहूं, आपने देखा है गेहूं एक प्रमुख फसल है, और गेहूं को हम कब उगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में उगाते हैं। कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, अर्थात सर्दी के मौसम में उगने वाली फसल होती है। इसलिए इनको हम सर्दी की फसलें भी कहते हैं।
सर्दी की फसलें भी बोला जाता है, अर्थात सर्दी में उगने वाली फसलें। केवल गेहूं ही नहीं है इसमें, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे चना। चने की फसल भी सर्दियों में ही उगती है। और मटर, मटर की फसल भी हम कब उगाते हैं? अक्टूबर नवंबर में। ज्यादा करेंगे तो दिसंबर की शुरुआत में उगा देंगे। कब काट ली जाएगी? मार्च अप्रैल के अंदर काट ली जाती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे सरसों, सरसों इस फसल को भी सर्दी का मौसम पसंद है। गेहूं, चना, मटर, सरसों सब की सब सर्दी की फसलें हैं, अर्थात रबी की फसलें हैं। इसी प्रकार से खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें वो फसल होती है जिनको हम कब उगाते हैं? जिनको हम मई जून में उगाते हैं। जब गर्मी की शुरुआत होती है, मई जून का महीना, तब इनको खेत के अंदर उगाया जाता है। और इनको कब काट लिया जाता है? इनको काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर के अंत में या अक्टूबर के अंदर काट लिया जाता है। इनका काटना निर्भर करता है कि हम इनको कब उगा रहे हैं। मई जून में उगाया जाएगा, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा, अर्थात गर्मी का मौसम इनको पसंद है। तो ये जो फसलें हैं इनको हम गर्मी की फसल भी बोलते हैं कि ये फसल गर्मी की फसल है, अर्थात इनको गर्म मौसम पसंद है। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको हम गर्मी के मौसम में उगाते हैं? वो हैं, देखिए यहां पर बाजरा। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसको गर्मी के मौसम अर्थात मई जून में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। बाजरा के साथ साथ ज्वार, ज्वार हो गया, ग्वार हो गया, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम गर्मी की फसल अर्थात खरीफ की फसल कहते हैं। फसल के प्रकार के बाद हम देखते हैं कि फसल से जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है, अर्थात फसल से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं, उसके आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है। देखिए, फसलों के प्रकार की हम यहां बात कर रहे हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? किसके आधार पे? उनसे प्राप्त होने वाली सामग्री के आधार पे, प्राप्त होने वाली सामग्री के आधार पर कि जो हम फसल उगा रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा, कौन सा सामान मिलेगा, क्या मिलना वाला है, इसके आधार पे फसल जो है वो कई प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 अनाज वाली फसलें, अनाज फसलें जिनसे हमें अनाज मिलने वाला है उनको हम अनाज फसलें कहते हैं। अनाज कैसा? जैसे गेहूं अनाज की कैटेगरी में आता है ना, चावल अनाज की कैटेगरी में आता है, भी इसमें एक उदाहरण है। मक्का भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, अर्थात मक्का को भी अनाज माना गया है। और बाजरा, बाजरा, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम अनाज की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो फसलें उगाने से हमें अनाज प्राप्त होता है उसको अनाज फसलें कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी प्रकार। दूसरी प्रकार जो हमारे पास होती है वो होती है दाल वाली फसलें, दाल फसलें जिनसे हमें दालें मिलती हैं। और दाल हमें कौन कौन सी फसल से मिलती है? दाल हमें, दालों के नाम बता दीजिए। उड़द दाल, है ना, उड़द की दाल होती है। तो उड़द की दाल की जो फसल होगी वो दाल वाली फसल हो गई। ठीक है। इसी प्रकार से चना दाल, चना दाल, मसूर दाल, मसूर दाल, ये कुछ ऐसी फसलें हो गई। यदि हम इनकी फसल करते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो दाल की फसलों की कैटेगरी में आती हैं। तो अनाज फसलें, अनाज हमें मिलेगा, दाल फसलें, दाल मिलेगा। इसी प्रकार की एक और प्रकार होती है जिसको हम कहते हैं बीज फसलें, जिनसे हमें बीज मिलते हैं। बीज फसलें, वे फसलें जिनसे हमें बीज प्राप्त होते हैं, बीज जिनको हम सीधा
या जिससे हम तेल निकाल करके प्राप्त करते हैं। बीज होंगे उन्हीं को हम जो है क्रश कर लेंगे और उनसे जो ऑयल है वो निकाल लेते हैं, तेल निकाल लेते हैं। तो वो जो फसल है वो हमारी बीज फसलों के अंदर आ जाती है। जैसे सरसों, सरसों आपने देखी है, सरसों को क्यों उगाया जाता है? सरसों के बीज निकाले जाते हैं और उन बीजों को मिल के अंदर क्रश कर लिया जाता है और फिर उनसे ऑयल, सरसों का तेल वो जो है निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार से बीज वाली फसल में तिल जो होते हैं, तिल का तेल आपने सुना होगा, तिल वाली फसलें जो है वो इसके अंदर आ जाएगी अगर हम तिल को उगा रहे हैं बीज प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से मूंगफली, सभी जानते हैं मूंगफली सीधे भी खाते हैं और मूंगफली को क्रश करके हम तेल निकाल लेते हैं। तो मूंगफली भी बीज है, तिल भी बीज है, सरसों वो भी बीज है। तो ये बीज वाली कुछ फसलें हैं जिनसे हमें तेल मिलता है और तेलों से हमें वसा मिलती है ना। इसी प्रकार से जो दाल है, दाल हमारे भोजन में प्रोटीन की प्रमुख स्रोत होती है, तो दालों से हमें प्रोटीन मिलता है और बीज वाली फसलों से हमें वसा मिलता है, फैट। और जो अनाज वाली फसलें उनसे हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, यही तो हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है ना। अगली जो हमारी प्रकार है वह है सब्जी फसलें, फल वाली फसलें, सब्जी फसलें, फल वाली फसलें और मसालों वाली फसलें जिनसे हमें मसाले मिलते हैं। ये भी फसलें ही हैं जिनसे हमें सब्जी मिलती है, वो सब्जी वाली फसल हो गई। सब्जी जैसे टमाटर मिल रही है हमें प्याज हमारी सब्जी के अंदर डलता है, प्याज की कोई फसल उगा रहा है तो वो सब्जी वाली फसल हो गई। कोई टमाटर उगा रहा है तो वो टमाटर वाली फसल हो गई, है ना। और बहुत सारी सब्जी, कोई बैंगन उगा रहा है तो बैंगन वाली फसल हो गई, कोई गोभी उगा रहा है तो गोभी वाली फसल हो गई। ठीक है। फल वाली फसलें जिनसे हमें फल मिलते हैं, फल कोई किसी ने आम का बाग लगा रखा है, बहुत सारे पेड़ एक जगह एक जैसे एक स्थान पर एक ही समय में उगा दिए हैं आम, तो आम की फसल हो गई, आम से हमें आम का फल मिलेगा। सेब वाली फसल, सेब के बहुत सारे पौधे एक जगह लगा देंगे तो वो उसका उदाहरण हो जाएगा। तो बहुत सारे फल हैं, केले के पौधे एक जगह एक जैसे लगा दिए जिनसे हमें केले प्राप्त हो रहे हैं, तो केले वाली फसल जो कि फल के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से मसाले वाली फसलें, मसाले में जीरा है, जीरे की फसल अगर हमने उगा दी है तो जीरा फसल आ जाएगी, वो मसाले वाली फसल होगी, है ना। इसी प्रकार से राई उगा दी है तो राई वाली फसल हो जाएगी। मिर्च, एक जगह मिर्च उगा दी है तो मिर्च वाली फसल होगी। काली मिर्च भी इसी में आ जाता है, मसाले वाली फसल में। ठीक है। तो ये सारी की सारी वो फसलें जिनसे सब्जी, फल और मसाले मिलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और प्रकार की फसल होती है जिसको बोलते हैं हम चारा फसलें। चारा फसलें, चारा आपने नाम खूब अच्छे से सुना होगा। चारा, चारे की आवश्यकता किसको होती है? चारे की आवश्यकता पशुओं को होती है, जंतुओं को होती है। हम लोग मुख्य रूप से अनाज, दाल, बीज, सब्जी, फल, मसाले इनके ऊपर निर्भर करते हैं, जबकि जो हमारे दूसरे जीव जंतु हैं, भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, इन जीवों के लिए हमें चारे वाली फसलों की आवश्यकता होती है, जिसमें हम उनको उगाते हैं, उगाने के बाद हम उनको काट के और सीधा पशुओं को चारे के रूप में अर्थात उनके भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो जो फसलें हैं वो कहलाती है चारे वाली फसलें। ठीक है। आइए देख लेते इसके उदाहरण कौन कौन से। इसके प्रमुख उदाहरण है जैसे जई हो गया, बरसीम हो गया, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनको, और इसके अलावा ज्वार हो गया, ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास जिनको हम चारे के रूप में पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास फसलों के विभिन्न प्रकार, उनसे प्राप्त होने वाली सामग्री के आधार पर। ठीक है। चलिए फसलों के प्रकार के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं कि इन फसलों के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, अर्थात हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो फसलों से ये सब चीजें प्राप्त हो रही हैं इनका अधिक से अधिक उत्पादन हो,
अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक जीवों को, अधिक से अधिक मनुष्यों को, अधिक से अधिक जनता को इसका लाभ पहुंचेगा। तो हमें इनमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, अर्थात फसलों में हम क्या सुधार कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं फसल उत्पादन में सुधार। देखिए, फसलों के उत्पादन में यदि हमें सुधार करना है तो उसके लिए हम 3 प्रमुख रास्ते अपना सकते हैं, जिसमें पहला है फसल की किस्मों में सुधार। क्या कर सकते हैं हम? पहला हमारे पास है फसल जो भी है हमारे पास, चाहे वो कोई सी भी फसल है, चारे की फसल है, चाहे अनाज वाली फसल है, चाहे सब्जी वाली फसल है, किसी भी प्रकार की फसल है, फसल की किस्म को सुधार दिया जाए। किस्म, फसल की किस्म में सुधार, अर्थात हमें जो फसल उगानी है उसकी अच्छी किस्म ले। किस्म का मतलब समझते हो? वैरायटी, अच्छी वैरायटी की, गुड वैरायटी, बेटर वैरायटी हम लें, जिससे हमारी फसल के उत्पादन में सुधार आ जाएगा। एक तो हम ऐसी फसल का जो है वो ब्रांड ले लें जो हल्का उत्पादन कर रहा हो, ज्यादा बढ़े भी नहीं, जिससे अच्छे दाने या अच्छी सब्जी या अच्छे फल ना मिले, हल्के फुल्के लगे, वो भी बीमारियों से ग्रस्त मिले हमें, है ना। जबकि दूसरी तरफ हम ऐसी फसल की वैरायटी ले सकते हैं, किस्म ले सकते हैं जिससे ज्यादा उत्पादन हो रहा हो। अब बात यहां पर यह आती है कि हम जो हल्की वाली है उसमें क्या सुधार करें और कैसे सुधार करें कि वो अच्छी वाली बन जाए, है ना। क्योंकि जो हल्की वाली किस्म है, जो लो ग्रेड की वैरायटी की जो हमारे पास क्रॉप है या कोई प्लांट है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खासियत होती है, तो हम उस खासियत को किसी दूसरी अच्छी किस्म वाली के अंदर डाल दें। समझ रहे हैं मेरी बात? अर्थात जिसमें अच्छे गुण कम है उसमें हम और जिन गुणों की कमी है वो मिला दें और आनुवांशिक रूप से बढ़ा करके, या हम उसको कहें आनुवांशिक रूप से विकसित करके, हम उसमें अच्छे गुण डाल दें। अच्छे गुण आने के बाद में वो अच्छी किस्म वाली बन जाएगी। तो किस्म को सुधार करके भी हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। किस्म को कैसे सुधारा जाता है, कैसे वैरायटी को इंप्रूव किया जाता है? देखिए, कोई भी फसल है उसमें कोई ना एक गुण ऐसा होगा जो उसमें अच्छा होगा। मान लीजिए यहां पर ये मेरे पास एक जो है अच्छी वैरायटी का कोई भी प्लांट है, लेकिन इसमें सारे वो गुण नहीं है जो मुझे चाहिए। जैसे इसकी हाइट कम है, इससे मुझे चारा कम मिलने वाला है। मैं चाहूं कि मुझे इससे ज्यादा चारा मिले, इसकी हाइट भी बढ़ जाए, इसमें फल फूड जो भी लगेगा उसके साथ साथ, तो मैं क्या करूं? मैं इसके अंदर इसके जो जीन्स हैं, अर्थात इसके जो आनुवांशिक गुण है उनमें थोड़ा परिवर्तन कर दूं। उनमें मैं ऐसी किसी भी वैरायटी के गुणों को लाऊं, जीन्स को लाऊं, जिसमें लंबा होने के गुण है, उनके जीन्स को निकाल करके मैं इसके जीन्स के साथ ऐड कर दूं और फिर एक नई वैरायटी अर्थात एक नई किस्म बना दूं। नई किस्म जब बनेगी तो वह उतने उत्पादन के साथ साथ जो उसकी हाइट जो हमने उसके अंदर गुण डाले हैं वो भी उसके अंदर होगी। केवल जीन्स में फेरबदल करने की वजह से हम किस्म को सुधार कर सकते हैं, किस्म में इंप्रूव कर सकते हैं, वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसा बहुत किया गया है। जैसे आपने सुना होगा, अगर हम एक गेहूं का ही उदाहरण लेते हैं तो गेहूं के अंदर उसकी वैरायटी को सुधारने के लिए हमने जो सामान्य गेहूं की फसल होती है उसके जीन्स में हम आनुवांशिक रूप से परिवर्तन किया और हमने उससे इंप्रूव्ड वैरायटी प्राप्त कर ली। जैसे सोनालिका एक हाई वैरायटी जिसको हम बोलते हैं अच्छी किस्म का गेहूं है सोनालिका। इसी प्रकार कल्याण सोना यह भी ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर कम से कम रोग लगते हैं, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता है। गेहूं के जो दाने बनेंगे इसके अंदर वो अच्छे मोटे होंगे, लंबे होंगे
और गेहूं की फसल जो है वो समय अनुसार कम समय में पककर तैयार हो जाएगी, कम पानी की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमने जो सामान्य गेहूं था उसके गुणों को हमने परिवर्तन कर दिया। किस तरीके से परिवर्तित कर दिया? उसके जीन्स में बदलाव करके, याद रखना है, उसके जीन्स में बदलाव करके, आनुवांशिक फेरबदल करके हमने उनसे ये दो नई किस्म बना ली। इससे उत्पादन भी अच्छा होगा, मेहनत भी कम लगेगी, लागत भी कम लगेगी। तो जो हमें इस प्रकार की किस्म हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड किस्म। तो ये सोनालिका है, कल्याण सोना है, दीज आर द सम हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ व्हीट, अर्थात जो गेहूं है उसकी उच्च किस्म वाली, जो वैरायटी वाली या उच्च किस्म वाली फसलें हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खाली हम गेहूं में ऐसा कर सकते हैं, हम किसी भी फसल में ऐसा कर सकते हैं। हम दाल वाली फसल में कर सकते हैं, हम फल वाली फसल में हम अच्छी किस्म में जो है वो सुधार ला सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम फसल उत्पादन को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो हम उनकी किस्मों के अंदर सुधार करें, हम उसकी वैरायटीज को इंप्रूव करें। ठीक है, तो एक हमारा कारण था फसल उत्पादन में सुधार का कि फसल की किस्मों में सुधार कर लें। तो इस प्रकार जब हम एक फसल के गुणों को और दूसरी एक और कोई वैरायटी है उसके गुणों को मिला करके और हम एक अच्छी वैरायटी की कोई किस्म या हम जो वैरायटी है वो तैयार कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं संकरण। संकरण समझ गए क्या होगा? ये मेरे पास, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि एक मेरे पास जो है फसल थी जिसमें हाइट कम थी, लेकिन इसमें जो फल लग रहे थे वो अच्छे खासे बड़े बड़े लग रहे थे। एक मेरे पास वैरायटी ऐसी थी जिसकी हाइट अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर क्या था कि फल जो लग रहे थे वो बहुत कम लग रहे थे। या ऐसे भी कह सकते हैं, एक हमारे पास वैरायटी है जिसमें जो बीमारियां हैं वो ज्यादा लग रही हैं, एक ऐसी है जिसमें बीमारियां नहीं लगती या कम लगती है, ना के बराबर लगती है। तो हम इसके अच्छे गुण कि अच्छा फल दे रहा है, अच्छा उत्पादन कर रहा है, एक इसके गुण की ये लंबा है, इसमें बीमारी नहीं लगती, फसल खराब नहीं होगी, दोनों में कुछ ना कुछ गुण अच्छे हैं। अब हम क्या करें, इसके गुणों को भी और इसके गुणों को भी ले करके और कोई अच्छी तीसरी जो किस्म है, वैरायटी है, वो बना दे। तो इस प्रकार से दो या दो से ज्यादा ऐच्छिक गुण वाली, जिनको हम चाहते हैं वो गुण होते हैं ऐच्छिक गुण, ऐच्छिक गुण वाले तीसरी कोई किस्म तैयार कर दें, उसको कहते हैं हम संकरण। इन दोनों के गुणों से किसी तीसरी वैरायटी को हम तैयार कर दें जिसमें इन दोनों के गुण हो, वह कहलाता है संकरण। तो हम यह कह सकते हैं कि फसल की किस्म में हम कैसे सुधार कर सकते हैं? फसल की किस्म में हम संकरण करके सुधार कर सकते हैं। आनुवांशिक फेरबदल करेंगे, इसके जीन्स लेंगे, इसके जीन्स लेंगे, डाल देंगे, जिससे इसमें वो दोनों के गुण आ जाएंगे। तो ये कहलाता है संकरण। और हम किस्म में कैसे सुधार कर सकते हैं? संकरण करवा के कर सकते हैं। ठीक है, संकरण हम किस चीज को देख करके करवाएंगे? क्या चीज देखें पौधों के अंदर कि हम जो संकरण करवा रहे हैं उसमें हम कौन से चीजों को पे ध्यान दें कि हमें संकरण करवाने की आवश्यकता है? तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम संकरण करवाते हैं तो क्या लाभ देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो हम लाभ देखेंगे वो देखेंगे फसल उत्पादन। अर्थात हम संकरण क्यों करवाएंगे? हम संकरण करवाने के पीछे ना टारगेट रखेंगे कि उससे होने वाला उत्पादन बढ़ जाए, फसल उत्पादन बढ़ जाए। इस प्रश्न को समझिए, क्या है कि हम संकरण क्यों करवाते हैं, फसलों में संकरण क्यों करवाया जाता है, या फसलों की किस्म में सुधार करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो उसका सबसे पहला उद्देश्य है कि फसल उत्पादन अधिक से अधिक होना चाहिए। संकरण करवाने का क्या उद्देश्य है? हम अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें। ये हमारे फसल के संकरण करवाने के पीछे का प्रमुख एक उद्देश्य है। ठीक है, चलिए दूसरा उद्देश्य देखते हैं। दूसरा उद्देश्य है उच्च किस्म प्राप्त करना। ऐसी किस्म तैयार कर लें जो हाई वैरायटी की हो, उच्च किस्म हो, और उन किस्मों से हमें हमेशा
अच्छा ही उत्पादन प्राप्त हो जाए, हाई वैरायटीज तैयार करना, बहुत अच्छी वैरायटीज तैयार करना। संकरण के पीछे हमारा एक प्रमुख उद्देश्य उच्च किस्म का विकसित करना भी है, उच्च किस्मों को, हाई वैरायटीज को डेवलप करना भी है। उच्च किस्म की वैरायटीज बना लेंगे तो हमारे पास संकरण का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, ठीक है। और अगर उच्च किस्म की वैरायटी बना ली तो हमारे पास जो किस्म है वो सुधर जाएगी, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका मतलब समझिए क्या है, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता। देखिए जो हमारी फसल होती है, फसल में जैविक रूप से अर्थात कीड़े मकोड़े फंगस लग करके उसको खराब कर देते हैं। इसी प्रकार से अजैविक कारण कभी उसको गर्मी मार देती, कभी सर्दी मार देती है। गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी हो गई तो उसका उत्पादन घट जाता है, सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा हो गई तो उत्पादन कम हो जाता है, बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश हो जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जैविक और अजैविक, जिसमें जीवित प्राणी भी प्रभावित करते हैं फसल को, वो जैविक कारक में आ जाते हैं। अजैविक में तापमान है, नमी है, मौसम है, ये सब आ जाते हैं। तो इनके ऊपर असर ना पड़े इसलिए संकरण करवाया जाता है, अर्थात हम संकरण करवा करके एक ऐसी किस्म या वैरायटी उत्पन्न करना चाहते हैं जिसमें जैविक कारकों का, कीड़े मकोड़े फंगस इनका कोई असर ना हो। अजैविक कारक मैंने बताया आपको, तापमान, नमी या फिर जो मौसम है वह है, या मिट्टी का प्रकार, ये सब इसमें अजैविक कारण में आ जाते हैं। तो हम संकरण किस लिए करवाते हैं? हम संकरण इसलिए करवाते हैं कि जो हमारे पास फसल आएगी संकरण होने के बाद उसमें जैविक और अजैविक कारकों को सहने की क्षमता हो, उनसे वो प्रभावित ना हो। कोई फंगस आ गई, फंगस का असर ना लगे उस पर, फंगस से वो गले नहीं, खराब नहीं हो। अजैविक कारण में मौसम ज्यादा हो गया, बारिश ज्यादा हो गई तो वो खराब ना हो, उनसे वो प्रतिरोधकता अर्थात अपनी सुरक्षा खुद कर सके। तो ऐसी एक उद्देश्य को हम संकरण करवाते समय ध्यान रखते हैं, अर्थात संकरण का एक प्रमुख उद्देश्य जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता भी है। इसके बाद हम एक और इसमें वो कारण ले लेते हैं, वो है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। इस उद्देश्य के तहत हम चारे वाली फसलों पर मुख्य फोकस करते हैं। ऐसी फसलें जिनमें ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता हो, चारे वाली फसलें, और ऐसा विज्ञान जिससे उनके अंदर अच्छा उत्पादन पैदा करने का गुण हो। तो हम जब संकरण करवाते हैं तो ये देखते हैं कि चारे वाली फसलों के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण का ध्यान रखते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे पास कुछ ऐसी जो उद्देश्य है वो है जिनको ध्यान में रखा जाता है जब हम किसी फसल की किस्म में सुधार करते हैं, अर्थात संकरण करवाते हैं। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि फसल का उत्पादन बढ़ना चाहिए, कि उच्च किस्म होनी चाहिए, उच्च किस्म विकसित होनी चाहिए, या जैविक अजैविक उसके अंदर प्रतिरोधकता आनी चाहिए, या जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता उसमें बढ़नी चाहिए, और ऐच्छिक सस्य विज्ञान वाली उसके अंदर गुण आने चाहिए, ताकि उस चारे वाली फसलों के लिए होता है ये पॉइंट। और चारे वाली फसलों में वो ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर बढ़ने की क्षमता हो, जल्दी जल्दी बढ़ने की क्षमता हो, ऐसा हम उसके अंदर विज्ञान विकसित करें। तो इस प्रकार से ये हमारे पास फसलों की किस्म में सुधार करके हम फसल उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। चलिए फसल उत्पादन में सुधार का हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि फसल का जो उत्पादन है उसको करते समय हमें कुछ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हमारे देश के अंदर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास कम जमीन है, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास अधिक जमीन है। तो कम जमीन वाले कैसे उत्पादन करें और अधिक जमीन वाले कैसे उत्पादन करें कि उत्पादन उनका बढ़े, कम ना हो।
इसके लिए हमें कुछ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वह मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन कौन कौन सा है, उसमें हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो उसमें बिंदु रहेगा वो है पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन, पोषक अर्थात पोषक तत्व। कोई भी फसल, चाहे वो कम जमीन पे उगाई जा रही हो, चाहे ज्यादा बड़ी जमीन पे उगाई जा रही हो, फसल को पोषक तत्वों की अवश्य और आवश्यक रूप से ही आवश्यकता होती है। यदि फसल को जो निर्धारित पोषक तत्व हैं वह नहीं मिलेंगे तो उनके अंदर कमी आ जाएगी, उसका उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं घटेगा। यदि किसी फसल को उसको जरूरी जो पोषक तत्व हैं वो हम भूमि से उपलब्ध करवा देते हैं तो निश्चय ही उसका उत्पादन बढ़ता है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले पोषक तत्वों को देखना होगा। जैसे हम भोजन लेते हैं, भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब पोषक तत्व होते हैं, इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई शरीर की मरम्मत करता है तो कोई शरीर को बढ़ने में सहायक है, बढ़ाने में सहायक है, कोई हमारे विभिन्न अंगों को कार्य करवाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से जो फसल होती है उनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और फसल को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना, वो सभी की बराबर अर्थात समान रूप से आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको उन्हें अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में लेंगे। तो ऐसे पोषक पदार्थ जिनकी अधिक मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, ऐसे पोषक तत्व जिनकी फसलों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको हम वृहत पोषक तत्व कहते हैं। कौन से? वृहत पोषक तत्व कहते हैं। वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वृहत पोषक तत्व? आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। इनमें प्रमुख है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये ऐसे पोषक तत्व है जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के जो हमारे पास पोषक तत्व होंगे वो जिनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व ये वो तत्व हैं जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म, कम मात्रा में, पौधों को चाहिए तो लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। अल्प मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वह कौन कौन से हैं? और वो है लोहा, आयरन जिसको कहते हैं लोह, मैग्नीज। मैग्नीज की भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लोह की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और बोरॉन, जिंक भी इसके अंदर आ जाते हैं। बोरॉन, जिंक, और भी हैं क्लोरीन, कॉपर। ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो हम इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। यदि हम इनको अच्छे से मैनेज करेंगे अपनी भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर, तो फसल उत्पादन को निश्चित रूप से सुधार सकते हैं। तो हमारा फसल उत्पादन का जो प्रबंधन है वो पोषक प्रबंधन के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम इन सभी पोषक तत्वों को किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं, किस प्रकार से बना के रखते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि हम खाद्य संसाधनों में सुधार कैसे कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हमने पढ़ा
कि फसल क्या होती है, फसलों के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं और फसल उत्पादन में वृद्धि करने के पीछे हमारे क्या टारगेट होते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।